हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंकित। हम आज के सेशन में नेक्स्ट आने वाले 50-60 क्वेश्चन देखेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम 90 दिनों में क्या करेंगे, इस 90 दिनों में लगभग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन को देखेंगे, समझे। ये आपके 90 जो आने वाले 90 दिन हैं वो सबसे ज़्यादा सुपर डेज होने वाले हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस को कवर करते हुए, ध्यान रखते हुए सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे रहेंगे। आप इस सबको कर लेंगे तो गारंटी आपकी सक्सेस हो जाएगी। बीपीएससी टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो ये मैंने चैट जीपीटी से इसको बनाया है। इसमें थोड़ी बहुत जैसे बिहारी काका, एक मात्र सर, कुछ इसको इग्नोर करेंगे। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये आपका है पहला क्वेश्चन आज का। पढ़ते हैं इसको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड पॉइंटर्स। कह रहा है कि रेफरेंसेस और पॉइंटर में क्या अंतर है। आपको पता होगा रेफरेंस क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर के बारे में तो हर कोई जानता है। पॉइंटर क्या है, एक मेमोरी स्पेस है जो एड्रेस ऑफ अनदर स्पेस एड्रेस रखता है किसी दूसरे मेमोरी स्पेस का। ठीक है, रेफरेंस क्या है अगर आपको पता होगा तो इसका पढ़ते हैं पहले ऑप्शन। रेफरेंसेस आर द एन एलियास फॉर ए वेरिएबल वेयर इज पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। जी हाँ, सही बात है। रेफरेंस आपका एक एलियास है जिसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम जिसको बोलते हैं, जबकि पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। रेफरेंसेस एंड पॉइंटर्स आर सिमिलर। जी ये नहीं, ऐसा नहीं है। रेफरेंस और पॉइंटर अलग अलग चीज़ है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज इंटरफेसेस हैंडल्स द इवेंट व्हेन ए कंपोनेंट, एक सेकेंड, बैक नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। पिछला वाला क्वेश्चन को मैं फिर से कभी कवर कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर अगला है, देखते हैं। वो एक्चुअली पीछे वो आगे हो गया था, बैक हो ही नहीं रहा है। कैसे होगा मुझे पता नहीं, मैं इसमें नया नया हूँ। ये रिकॉर्डिंग वगैरह खुद सेटअप लगाया है। ठीक है कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मेथड ऑफ क्लास स्ट्रिंग इज यूज टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रायलिंग व्हाइट स्पेसेस। ठीक है, कह रहा है कि आपका जो ट्रिम फंक्शन का क्या काम है, डू ट्रिम का क्या काम है, ट्रिम कैपिटल ट्रिम का क्या काम है, स्टार्ट स्पेस का। तो आपके जावा में क्या होता है कि जितने भी मेरे वाइट स्पेस होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कि अंकित कुमार, तो इसमें देख रहे हैं के यू एम ए आर में ये वाइट स्पेस यहाँ पे है। तो इस प्रकार के वाइट स्पेस जो अनवांटेड होती है, अगर हम उसको ट्रिम करने की बात करें तो ये कौन सी मेथड करता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, ट्रिम। हालांकि ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ट्रिम सेम ही है, बस यहाँ पे कैपिटल है। तो आपको पता होगा कि जावा क्या है आपका, केस सेंसिटिव है। जावा क्या है आपका, केस सेंसिटिव है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा ट्रिम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेज सेटअप ग्रुप इज अवेलेबल अंडर टैब इन एम एस पावर पॉइंट 2007। ये प्रीवियस ईयर क्या कहते हैं का क्वेश्चन है और बहुत पुराना है। लगभग 4 साल पहले का पुराना क्वेश्चन है। तो पता नहीं, 4 साल पहले तो मोटा मोटी एम एस 2016 भी आ चुका था और ये 2007 में ही क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, जो भी हो। अगर आप लोगों ने एम एस पावर पॉइंट 2007 देखा होगा तो उसमें उसका एक सिंपल सा पूछ रहा है कि पेज सेटअप ग्रुप कहाँ पे अवेलेबल होता है, डिजाइन वाले सेक्शन में, पेज लेआउट वाले सेक्शन में, कि इंसर्ट वाले सेक्शन में, कि होम वाले सेक्शन में। तो आपको पता होगा अगर आप लोग यूज़ किए होंगे तो वो डिजाइन वाले सेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है हमको पेज सेटअप का। ठीक है, इंसर्ट में फोटो वोटो लगाने के लिए, पेज लेआउट के बारे में, होम के बारे में अगर आप लोग इस्तेमाल किए होंगे तो आपको पता होगा। कोई बड़ा सा चीज़ नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। In digital ICs, Schottky transistor are preferred over normal transistor because of their, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आ, आपको पता होगा कि वहाँ पे एक टॉपिक है ट्रांजिस्टर के बारे में, डायोड के बारे में, सीधे से संबंध
संबंधित ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपका जो स्कॉटकी ट्रांजिस्टर है वो नॉर्मल ट्रांजिस्टर से क्यों बेहतर है। पहला ऑप्शन है कि लोअर पावर डिसिपेशन, हायर प्रोपेगेशन डिले, लोअर प्रोपेगेशन डिले। अगर इस ऑप्शन को हम देखें हम, तो जो हमारे लिए सबसे फेवरेबल है कि लोअर प्रोपेगेशन डिले, जितना जल्दी मेरा वो एक्टिवेट हो जाए। कहने का मतलब, आप डायोड का सिंबल अगर मैं बात करता हूँ, इस प्रकार के डायोड होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, डायोड का मिलकर ट्रांजिस्टर बनता है। तो कह रहा है कि जितना ज़्यादा, मतलब जितना जल्दी, जितना स्पीड से मेरा ये, जितना स्पीड होगा उतना मेरे लिए बेहतर होगा। ठीक है, इसी सिनेरियो में ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं हम। अगर इसके बारे में मच जानकारी हमको नहीं है, डीपर नॉलेज नहीं है, तो भी तो लोअर प्रोपेगेशन डिले उतना बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर सी। हायर पावर डिसिपेशन, नहीं ये तो होगा ही नहीं। हायर प्रोपेगेशन डिले, ज़्यादा वक्त लगेगा तो हमारे लिए वो तो फेवरेबल है ही नहीं। ठीक है, लोअर पावर डिसिपेशन, इससे कोई मेरा इंटरकनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे तो आपके लिए वो आसान होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हाउ द वैल्यू आर पास्ड इन सी प्लस प्लस। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय पॉइंटर, कॉल बाय रेफरेंस, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो सी प्लस प्लस में का वैल्यू, जो हमारे आर्गूमेंट है, वो पास कैसे होते हैं। कॉल बाय वैल्यू बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और इसके एडवांटेज भी जानते होंगे। क्या होता है कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है ना, कि हमको एक्चुअल डेटा नहीं होता है, उसकी कॉपी ट्रांसफ़र होती है। जिसके कारण से हम जब कभी भी हमारे पास हमारे डेटा, पास किए हुए डेटा में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमारा एक्चुअल डेटा रिजर्व रहता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है इस चीज़ों के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सेलेक्ट सब स्ट्रिंग 1 2 3 4 5, आपके पास ये आर्गूमेंट है। और इस आर्गूमेंट का सेकंड आर्गूमेंट जो है ना, सेकंड आर्गूमेंट में एक क्वेरी दे दिया है। ठीक है, यानी क्वेरी के अंदर क्वेरी, जिसको बोलते हैं नेस्टिंग कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी आपका नेस्टिंग घोंसला जैसे होता है ना, सबसे आउटर क्वेरी, उसके बाद इनर क्वेरी, उसके बाद इनर मोस्ट क्वेरी। तो इसका जो एग्जीक्यूशन होता है, सबसे पहले इनर मोस्ट क्वेरी का रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट आया उसके बेस पे हमारा ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, और उसके बेस पे जो रिजल्ट आएगा सबसे लास्ट में आउटर क्वेरी होता है। ये वाला सीक्वेंस जानते हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट पे है ये। तो ये मेरा इनर क्वेरी क्या है, ये है आपका, इतना है, इतना है आपका इनर क्वेरी। ये कह रहा है कि बी, ये अगर आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, आई एन एस टी आर के बारे में, इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि आपको चूज़ करना होता है कि ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका जो बी है, ये आपका बी पोजीशन है। ये कह रहा है कि आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, इसका पोजीशन बताइए हमको। ए बी, पहला बी के बारे में बात करना है हमको, बाकी बी के बारे में नहीं बात कर रहा है। तो ये बी हमको कैसे, किस पोजीशन पे मिला हमको, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो ये हमको रिजल्ट दे दिया हमको सेकंड, यानी इनर क्वेरी हमको दिया रिजल्ट 2, कॉमा, अब मेरा ये 4। ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है, रुक जाओ तो एक सेकेंड। 4। ठीक है। अब मेरे लिए आर्गूमेंट एक इधर, यहाँ से यहाँ तक आर्गूमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कॉमा 2 कॉमा 4। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सब स्ट्रिंग हमको चूज करना है, कहाँ से लेके, तो आपको ये दो जो है, दो को सेलेक्ट करना है, और अप टू द टिल ऑफ द 4, यानी आने वाले नेक्स्ट 4 स्ट्रिंग की लंबाई को आपको इसमें से रिजल्ट देना है। आपका दो जो है, दो का पोजीशन कहाँ पे है, वहां से लेके, दो का पोजीशन सेकंड वाला पोजीशन है, दो से लेके नेक्स्ट आने वाले 4 कैरेक्टर को रीड करना है। तो दो, दो, 3, 4, 5, यानी 4 कैरेक्टर लंबाई हो गया इसका, 4। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रॉम ड्यूअल। ठीक है, तो ये आपका नेस्टिंग के कंसेप्ट से डीबीएम से क्वेश्चन है। अगर तो पढ़े होंगे, और तो ये आंसर आपको खोजने में परेशानी नहीं हुई होगी। खैर, अगर नहीं जानते हैं तो उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The class which defines but does not necessarily provide implementation for all its member function। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको, हाँ, ऐसा कौन सा इस चारों ऑप्शन में से कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमको ये फीचर देती है, मतलब जिसमें आपको क्लास को डिफाइन करने की जरूरत पड़ती तो है, एक सेकेंड, जरूरत पड़ती तो है, लेकिन
इसके जितने भी फंक्शन मेंबर है, ठीक है ना, उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मोटा मोटी यही कंसेप्ट हुआ। इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे होता है काम, फाउ के बारे में हमको चर्चा नहीं करना है, ठीक है ना, लेकिन क्या हो रहा है मुझे उसके बारे में पता होता है। तो इस कंसेप्ट से अगर बात करूँ तो मुझे जैसे ही मैंने 2 वर्ड बोला है तो आपको आपको कंसेप्ट पता चल रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट या कंसेप्ट में ऐसे ही होता है। एब्स्ट्रैक्ट वाले केस में ऐसे ही होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से पढ़े होंगे आप लोग। फिर बढ़िए आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। पिछले वाला क्वेश्चन में यही था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में चिंता नहीं करनी होती है। क्या करने की जरूरत पड़ती है, हमको उसके डेफिनेशन के बारे में बोल दी वही काफ़ी है। ठीक है। ये बार बार ये हो जा रहा है। इसको लॉक करने मुझे नहीं आता है। मैं इस पेन को लॉक करना जब सीख जाऊंगा, एक बार देखूंगा। बार बार भाग गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। डेटा चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाय काउंटर कॉम्बिनेशनल सर्किट शिफ्ट रजिस्टर एंड कन्वर्टर। ठीक है। तो आपको इस कौन सा इस चारों ऑप्शन में से ये फीचर देती है, स्पेशल कोड से टेम्पोरल कोड की तरफ। तो काउंटर तो हमारा काउंट करने का काम करता है, ऐसा हो नहीं उपलब्ध नहीं है। कॉम्बिनेशन सर्किट पे हम पढ़े हुए हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़े, डी फ्लिप फ्लॉप, ये सब जो है ना सर्किट सब के इस्तेमाल से हम लोग पढ़े हुए हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट उसमें तो ऐसा होता नहीं है। शिफ्ट रजिस्टर मेरा काम करता है। शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है, एक एक बिट के लिए शिफ्टिंग का काम किया जाता है। तो ये हमारा स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड में ये फीचर हमको देता है। ठीक है, इसका आंसर होगा शिफ्ट रजिस्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, इन जावा एरेज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नन ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस एंड ऑब्जेक्ट। तो जावा में हम जितने भी मेरे क्या कहते हैं कंसेप्ट होते हैं, सारे के सारे वो ऑब्जेक्ट पर ही होता है। ऑब्जेक्ट और क्लास का ही कंसेप्ट होता है। यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं है, एरेज ना प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन है, इंट है, फ्लॉट है, बूलियन है। ठीक है, इस प्रकार के डेटा टाइप से क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। आपका एरे क्या है, एरे के कंसेप्ट से आप एरे तो क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप होता है। तो ठीक है, इसका ये सिंपल शासन आंसर क्या होगा, इन जावा एरे आर सिंपली ऑब्जेक्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, विच एक्सेप्शन इज थ्रोन बाय रिमूव मेथड। रिमूव मेथड के द्वारा कौन सा एक्सेप्शन फेंका जाता है। हाँ, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, सिस्टम एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो अगर आप लोग जावा पढ़े होंगे थोड़े से भी बहुत तो उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं अगर बात करता हूँ, इसका आंसर सही आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए 5 को डिवाइड किया मैंने 0 से, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है ना, ऐसा ही। तो इस प्रकार की एक्सेप्शनों के बारे में वो क्या करता है, वो थ्रो कर देता है। और ठीक है ना, कि ये इलीगल एक्टिविटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको हैंडल कौन करता है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। ठीक है, बढ़ते अगले टॉपिक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच क्लास ऑब्जेक्ट हैज आर्किटेक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ द एरे। एरे के टाइप का किसका स्ट्रक्चर होता है, सिंबल का, बिट सेट का, मैप का, सेट्स का। तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आ चुका है। ये आप हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है इस किसी भी एग्जाम में, वो आपकी इफिशिएंसी, आपकी काबिलियत को, कि आप किस हद तक लंबे से लंबे क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हैं, वो जनरली हमारे बीपीएससी टीआरई 4 में ऐसा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि आपको सारे सब्जेक्ट में, सारे टॉपिक पे आपको पकड़ है कि नहीं है, आप उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते कि नहीं रखते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सब हमारे लिए क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि नया होना चाहिए। हमको सारे कॉन्सेप्ट को, सारे टॉपिक को गो थ्रू होना है। ठीक है, और ये सब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जा कुछ क्वेश्चन हैं आप ये सारे क्वेश्चन कहीं से उठाए नहीं गए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना। कौन कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं बात करूँ, पहले सेकंड, सबसे पहले तो ये गेट से लिए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, यूजीसी से लिए गए हैं क्वेश्चन, नेट जा रहा है जिसको बोलते हैं। हाँ, केंद्रीय विद्यालय से लिए गए हैं, पीजीटी पीजीटी से लिए गए हैं, बीएसएसबी, ठीक है, दिल्ली जो एग्ज़ाम लेती है कंप्यूटर साइंस के लिए,
ठीक है, इस सबसे क्वेश्चन लिए गए हैं। हम्म, जितने भी एग्जाम हैं, जैसे फिर क्या कहते हैं, नेट जेआरएफ मैंने ले ही लिया। बीपीएससी टीआरई का प्रीवियस ईयर सेक्शन तो है ही है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में जो होता है कंप्यूटर साइंस का, वहाँ से लिए गए क्वेश्चन है ओवरऑल। और मैंने सारे एग्जाम दिए हुए हैं। इवन यही एग्जाम नहीं, मैं ननटेक एग्जाम खासकर बीपीएससी के बारे में बात करूँ, बीपीएससी जिसे आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, बीपीएससी बात करें, 72, 71, 69, 68, क्या कहते हैं, सारे एग्ज़ाम मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, 72 तो नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, 65 के बाद से 66, सारे एग्ज़ाम मैंने दिए हुए हैं। और इवन मैं क्या कहते हैं खुद, जो आपका TRE 4 जो हुआ था, TRE जो फर्स्ट हुआ था बीपीएससी पहला, हाँ, जिसमें कंप्यूटर साइंस की काफ़ी बहाली आई हुई थी, उसमें मैं खुद 13 रैंक होल्डर हूँ। ठीक है, गेट के एग्ज़ाम मैंने बहुत बार दिए हुए हैं, सारे में डिसेंट रैंक मैं लाया हूँ। ठीक है, डिसेंट रैंक लाया हूँ। फिर मैं बात करता हूँ कि आपका जो क्या कहते हैं, बीपीएसएम होता है, बीपीएसएम जहाँ पे क्या कहते, जिससे के थ्रू आईटी मैनेजर बनता है, उसकी जॉब मैं मेरी सिलेक्शन हुई थी, मैंने किया नहीं। ठीक है, और वर्तमान में मैं बता दूं कि बहुत अच्छे पैसे पे काम कर रहा हूँ, तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप हम लोग मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, बेहतर यही है कि आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ाई करिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, पीयर टू पीयर वायरलेस स्क्रीन कास्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्ड वाया वाईफाई डायरेक्ट। ये आजकल सबको इस्तेमाल कर रहा है, बस उसके बारे में जानता नहीं है। कह रहा है कि कैसे क्या, कि आप अपने वाईफाई के माध्यम से, आपके कंप्यूटर मोबाइल है, मतलब यहाँ पे आपका टीवी है और आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल के स्क्रीन को यहाँ पे शेयर कर देते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? ठीक है, ध्यान रखना बात है कि वाईफाई के साथ ही होगा, वाईफाई से कनेक्शन कर लेते हैं तभी होता है, इसके बाद ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एयर प्ले बोलते हैं, ब्लूटूथ बोलते हैं, मीरा कास्ट बोलते हैं, नन ऑफ द मेंशन। तो ऑब्वियसली ऑप्शन से हम टिक आउट कर सकते हैं कि ये मीरा कास्ट बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कमांड द कमांड टू रिमूव रोज फ्रॉम ए टेबल कस्टमर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और आई थिंक सबको आता होगा इसका आंसर, कि कौन सा इसका आंसर होगा, ड्रॉप फ्रॉम कस्टमर, डिलीट फ्रॉम कस्टमर। तो इसका आंसर होगा डिलीट फ्रॉम कस्टमर। जब हमको किसी स्पेशल टेबल के किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करना होता है, तो वहाँ पर डिलीट कमांड किया जाता है, ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ड्रॉप का इस्तेमाल पूरे इंटायर टेबल को ही, हाँ, ख़त्म कर देगा, वो इंटायर टेबल को ही वो डिलीट मार देगा। अपडेट को जानते ही है, रिमूव के भी बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सेप्शन जनरेटेड इन ट्राई ब्लॉक इज कॉट इन। तो कह रहा है कि जो भी मेरा एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, कहाँ पे, ट्राई ब्लॉक में। हमारे पास जावा में 3 गो ब्लॉक होते हैं, ट्राई होता है, कैच होता है, फाइनली होता है। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन में जो मेरा एक्सेप्शन जनरेट किया है, तो वो कहाँ पे कैच किया जाता है, एक्चुअली कैच में ही कैच किया जाता है। ठीक है, वो कैच में ही। और फाइनली क्या होता है, फाइनली हमारे पास एरर हो ना हो, हमारे पास कोई एरर मिले ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनली सेक्शन जो है ना हमेशा रन करता है। ये क्वेश्चन बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे भी, कि हमारे पास ट्राई और कैच और फाइनली स्टेटमेंट्स में से, तीनों में से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स है जो हर हाल में एक्सिक्यूट होते हैं। फाइनली स्टेटमेंट जो है ना हमेशा एक्सिक्यूट होते हैं। इससे एक और क्वेश्चन बन गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हुज कैरेक्टर सीक्वेंस इज म्यूटेबल। हाँ, कह रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे मेथड है जिसके पास कैपेसिटी है कि आप कैरेक्टर सीक्वेंस को म्यूटेबल कर सकते हैं, यानी उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली वो फीचर इज अवेलेबल है आपके स्ट्रिंग बफर मेथड के पास ही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन जावा प्रोग्रामिंग किए हुए हैं थोड़ा बहुत, हाँ, या बेसिक जावा पढ़े होंगे, तो ये सब उनको आइडिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, सेलेक्ट द सिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द ऑल सिटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टेम्परेचर। कह रहा है कि टेम्परेचर के आधार पे आप हमको बताइए कि सारे सिटीज़ के, जितने भी सिटीज़ आपके पास हैं, उसको बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में, तो आप मतलब काफ़ी वेल एक्वेंटेड है इस क्वेश्चन से, सब बहुत बढ़िया जानते होंगे। डीबीएमएस का क्वेश्चन है। कौन सा आंसर होगा, सेलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम वेदर ऑर्डर बाय द टेम्परेचर। ऑप्शन बी है सेलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम वेदर। ऑप्शन सी क्या होगा आंसर, आप लोग देख लीजिए और ईमानदारी से टिक आउट करिएगा। मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, सेलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम ऑर्डर बाय द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के आधार में आपको ऑर्डर करना है। आपको पता है कि क्या कहते हैं, हमारे पास दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये दोनों मैनेज किया जाता है ऑर्डर बाय क्लाउज से, ठीक है। ऑर्डर बाय, ठीक है ना, ऑर्डर बाय से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में किया जाता है। हाँ, टेम्परेचर के आधार पे, किसके आधार पे, तो टेम्परेचर के आधार पे, यानी जो भी हमारे सिटीज़ हैं टेम्परेचर के आधार पर ऑटोमेटिकली ऑर्डर किए जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। व्हेन यू पास एन एरे टू ए मेथड, द मेथड रिसीव्स ए कॉपी ऑफ द एरे, कॉपी ऑफ द सेकंड एलिमेंट, कॉपी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, द रेफरेंस ऑफ द एरे। तो इसका सही आंसर आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। मैं फिलहाल बता देता हूँ, इसका आंसर ये है द कॉपी ऑफ द एरे से कॉपी ऑफ सेकंड एलिमेंट, कॉपी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, रेफरेंस ऑफ द एरे। तो इसका सही आंसर होगा रेफरेंस ऑफ द एरे। चलिए, जब हम किसी एरे को क्या कहते हैं, मेरे पास कोई एरे है, जब किसी एरे को हम क्या कहते हैं, किसी मेथड के पास पास करते हैं, तो एक्चुअली उसको उसका रेफरेंस जाता है, जिसके कारण से पूरा का पूरा उसी की हेल्प से हम पूरे के पूरे एरे को एक्सेस कर पाते हैं। अगर इसका पहला एलिमेंट नहीं जाता है, इसका पहला एलिमेंट नहीं जाता है, इसका सेकंड एलिमेंट, इसकी कॉपी ऑफ द सेकंड एलिमेंट ये भी नहीं जाता है, ठीक है। कॉपी ऑफ द एरे ये सभी नहीं होता है, और होता है क्या है, रेफरेंस ऑफ द एरे जाता है, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे सी लैंग्वेज के लिए। प्रोग्रामिंग पैराडिगम में ऐसा होता है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज इन जूम डायलॉग बॉक्स ऑफ MS वर्ड 2007। देखिए, हमारे बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। हाँ, वो आपकी क्या कहते हैं, आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब आपको कम से कम इतना बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। बस इसका मंशा यही है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन देख के हमें हंसने नहीं चाहिए कि भाई साहब इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों पूछ दिया। इसका इंटेंशन यही होता है कि आपको पूरी जानकारी है कि नहीं है, थोड़ी बहुत भी, ठीक है। आपको मास्टरी नहीं है, हासिल नहीं करना है कि मास्टरी आपको आता है कि नहीं आता है, हर एग्जाम में उसका मेन फोकस उसके नेचर पर लिया जाता है, किया जाता है कि आपका एग्जाम किस टाइप का है। आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम रहेगा, तो आपसे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हम्म, तो कह रहा है कि आपको डायलॉग बॉक्स, जूम डायलॉग बॉक्स कितना होता है MS 2007 में, 400 पिक्सल, 100 पिक्सल, 500, 1000, सॉरी 100। तो इसका सही आंसर होगा 500। अगर आपने इस्तेमाल किया होगा तो देखा भी होगा और याद भी होगा आपको। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स टू विच द कीवर्ड VLSI बिलोंग टू। कह रहा है कि वेरी लार्ज स्केल पर जो क्या कहते हैं VLSI होता है, हाँ, वो कौन सा जनरेशन से मेरा बिलोंग करता है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो आपका आंसर क्या होगा, आपको ही पता होगा, थ्योरी सा क्वेश्चन है, इंटर में भी पढ़े होंगे हम लोग, 10+2 में भी पढ़े होंगे, कंप्यूटर साइंस वाले भी पढ़े होंगे। हाँ, आप बीटेक में फर्स्ट सेमेस्टर तो पढ़ना ही है। तो फोर्थ जनरेशन इसका आंसर होगा। आप लोग बताएंगे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था, ठीक है ना। मैं आपसे एक हिंट देता हूँ, IC चिप किस में इस्तेमाल किया गया, कौन सा जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में सब कोई जानता है, ठीक है। IC चिप्स के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कौन सा इसका आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। लीजिए, आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, जिसको बनाने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल F4B क्या होगा। तो इसका क्या आंसर होगा, आपको पता है, आपको बहुत सिंपल सा आंसर है कि F का क्या होता है, F का होता है 15, तो 4 को 1 हो गया। 4 का क्या होता है, 4 का होता है आपको 0 1 0 0, 4 बिट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 12 बिट का सब 4 4 8 4 12 12 बिट का सीक्वेंस है यहाँ पे, तो 4 तिया 12, इसके आधार पर लगा दिए, ठीक है। और बी का कितना होता है, ए का 9 होता है, बी का 10 होता है, तो 10 को 10 क्या बोलते हैं, ए का, सॉरी 10 होता है, और बी का 11 होता है, तो बी का क्या हो गया 10 10 11, 11, तो यानी एक ये हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है आपको, 3, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन सी है, सब मैच कर जाएगा, ठीक है। ये बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है, आप लोग इसे बहुत अच्छे तरह से बना सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और डीमल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड, नॉन इनकोडर मल्टीप्लिकेशन डिकोडर। तो डिकोडर को इस्तेमाल जो है ना, क्या कहते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल डिकोडर की तरह पे ही किया जा सकता है, अगर सेट बिट को हमेशा 1 रखा जाए। अब ये सेट बिट क्या है आपको पता ही नहीं होगा, तो ये आपको पता होगा कि भाई साहब मल्टीप्लेक्सर क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, उसके बाद डिकोडर क्या है, ठीक है ना। इसका कम से कम बेसिक सा लैंग्वेज आपको फोटो भी तो कम से कम याद रहना चाहिए। आपको पता है कि ये इनपुट सिग्नल होता है, हमारे पास सेलेक्ट लाइन होते हैं, और एक आउटपुट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मक्स बोलते हैं। इसी का उल्टा होता है कि हमारे पास 1 इनपुट सिग्नल होते हैं, बहुत सारे आउटपुट सिग्नल होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट लाइन, ठीक है ना, जितने सेलेक्ट लाइन है जिसको बोलते हैं डी मक्स बोलते हैं। अब इनकोडर क्या होता है, इनकोडर में क्या कहते हैं, जितने मेरे इनपुट सिग्नल होते हैं
हम्म, उससे के 2 के पावर में पॉसिबिलिटीज़ में आउटपुट सिग्नल होते हैं। अगर मेरे पास n इनपुट सिग्नल हो गए तो इसके पावर 2 के पावर n पॉसिबल आउटपुट सिग्नल होंगे, इसी को बोलते हैं डिकोडर। सेलेक्ट लाइन को वन सेट किया है, ऑल आर सेट है वन। ठीक है, यही कंसेप्ट है, यानी कहने का मतलब अगर मैं डी मक्स को क्या कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर को हाँ डिकोडर की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक सा है, अगर थ्योरी बोर्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे तो याद ही होगा, नहीं याद है तो पढ़ लेंगे, लोगों को सब कुछ बेसिक ही है, टेंशन वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग टेक्निक। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है, क्या कहते हैं, जिसका नाम ही शेड्यूलिंग चैप्टर है का आपको, जो गैलमैन पढ़े होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे, बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें से कौन सा है जो नॉन प्रिमिटिव नहीं है, वो कह रहा है, नॉन प्रिमिटिव नहीं है, नॉट नॉन प्रिमिटिव। हाँ, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है ना, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट सर्व, ये नहीं होगा आंसर। आंसर होगा इसका, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स रेशियो, प्रायोरिटी के आधार पर, क्या कहते हैं, ऑल ऑफ द मेंशन, ये तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है नॉन प्रिमिटिव नहीं है। फर्स्ट कम सर्व भी, ये क्या कहते हैं, जब आपका दो गो मॉडल होता है, प्री इम्प्टिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। हाँ, ये कर्नेल पर डिसाइड किया जाता है कि कैसे वो फंक्शनैलिटी को फंक्शन किया जा रहा है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि एक बार अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेस वन P1 मान लीजिए हमारे CPU को असाइन हो चुका है, तो ये प्रोसेस वन जो है ना, इसको कंप्लीट होने के बाद ही इसे वापस इस CPU को छोड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, यानी बीच में खाली छोड़ के नहीं भागेगा वो, चाहे कोई भी आ जाए उसके आगे, P2 आ जाए या P3 आ जाए। ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटी और व्यवस्था को हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रीएम्प्टिव मतलब, कहने का मतलब कि हमारे पास सीपीयू में मान लीजिए P1 पहले से एग्जीक्यूट कर रहा है, मान लीजिए P2 हायर प्रायोरिटी का आ गया, तो ये P1 क्या बोलेगा कि भाई साहब मैं चला जाता सस्पेंड कर जाता हूँ, तुम P2 आ जाओ। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव। ठीक है ना, तो वही होगा ये व्यवस्था, को दोनों व्यवस्था समझ गए, तो इसका आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्स रेशियो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IP address is currently not assigned as it all is used up 4 byte long 16 bit long available in plenty। तो सबको जानता है आईपी एड्रेस हमारे पास क्या कहते हैं, 4 बाइट के होते हैं, यानी 32 बिट के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। हाँ, 47 एक्सेस एक्सेल्स, एक सेकेंड, XSL definition used to along with XML to specify, कह रहा है कि एक्सेल स्टाइल शीट के बारे में बात कर रहा है, और एक्सएमएल मैनिपुलेशन लैंग्वेज को बोलते हैं। हाँ, जो भी हो, ठीक है, तो ये कह रहा है कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता होगा जिस प्रकार की HTML होती है, जिस प्रकार HTML होता है और CSS होता है, ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन में, यानी हमारे जो वेबसाइट होते हैं, जो हमारे वेब पेज होता है, उसमें क्या कहते हैं खूबसूरती और रंगीनियत को भरने में काम आता है, अलग अलग। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से इस्तेमाल होता है इसमें। एक्सेल जो है ना स्टाइल के लिए बना हुआ है। ठीक है, जो हमारे एक्सएमएल है, एक्सएमएल और एक्सेल दोनों जो है ना आपस में मिलके ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स वगैरह जो भी है, ऑडियो प्लस वीडियो फीचर, या क्या कहते हैं, ऐसा बोले ना मोटे भाषा में, प्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ऐसे बात करते हैं हम लोग, विजुअल रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। हम्म, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, जैसे मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, कैसे कलरफुल है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, कलरफुल है, रेड है, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एक्स प्रोटेक्टेड वाई एंड क्लास जेड वाई। अब लोग, अगर किसी को भी क्या कहते हैं सिंपल सा इनहेरिटेंस कंसेप्ट पता होगा, उसके ऑर्डर के बारे में पता होगा कि कैसे उसको हम डिक्लेयर करते हैं, तो वो आंसर इसको सही करेगा। कह रहा है तो उस चारों ऑप्शन में से देखते हैं। पहला ऑप्शन, पहला कह रहा है कि एक्स इनहेरिट्स वाई इन प्राइवेट मोड और जेड इनहेरिट वाई इन प्राइवेट मोड। देखते हैं क्या क्या क्लियर किया हुआ है। कह रहा है कि प्रोटेक्टेड है, वाई क्या है, प्रोटेक्टेड है, एंड क्लास जेड और वाई के बारे में। तो आप बताओ इसमें क्या है, किसके बारे में नहीं दिया गया है, तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब मुझे किसी क्लास के बारे में पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं मेंशन किया होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट मोड वहाँ पे समझा जाता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट तो होगा ही,
बाकी सेकंड में प्राइवेट मोड में जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन है। एक्स इनहेरिट्स वाई इन प्राइवेट मोड, जी नहीं, ठीक है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्स इनहेरिट्स वाई इन प्राइवेट प्रोटेक्टेड मोड सही है, लेकिन जेड इनहेरिट्स इन वाई इन पब्लिक मोड ये नहीं होगा। एक्स इनहेरिट्स वाई इन पब्लिक मोड ये भी नहीं होगा। तो बचा मेरा ऑप्शन ये यही होगा, एक्स इनहेरिट्स वाई इन प्रोटेक्टेड मोड जैसा दिया गया ठीक है, और जेड इनहेरिट्स वाई इन प्राइवेट मोड, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब जब नहीं दिया जा रहा है हमको कि कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट मोड में है पब्लिक मोड में है कि क्या है, उस केस में प्राइवेट समझा जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनहेरिटेंस जो थोड़ा बहुत जानते होंगे उसके लिए आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। डिक्लेयरिंग ए क्लास एब्स्ट्रैक्ट इन जावा यूजफुल, कह रहा है कि हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कब हम इस्तेमाल करते हैं, कब क्लियर करते हैं, कब हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये भी बहुत सारा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब अब हम किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट हम तभी डिक्लेयर करते हैं जब हमें उसकी ऑब्जेक्ट की बनाने की टेंशन नहीं होती है, कोई सेंस नहीं बनता है उसका ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं बात करता हूँ कि एनिमल, एनिमल, बात करता हूँ डॉग। एनिमल नाम का मान के चलो, एक कॉमन सेंस की बात है, एनिमल नाम का जो है क्लास क्या कहते हैं, एनिमल नाम का क्लास जो है पता है। डॉग नाम से भी क्लास बना सकते हैं, लेकिन एनिमल से हम जब बनाते हैं इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एनिमल रियल थिंग में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि जानवर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन जानवर तो कलेक्टिव है, कलेक्टिव वर्ड है। तो जस्ट उसी तरह से है, ये कंसेप्ट आया है वहाँ से, एब्स्ट्रैक्ट आया है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि हमें क्या काम होता है वो पता होता है, लेकिन क्या करना है कैसे होता है उसके बारे में, मुझे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एनिमल हो गया एक तरह से, समझिए क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हो गया, ठीक है ना। हम्म? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर क्या होगा, when it doesn't make sense to have object of that class। क्वेश्चन नंबर 50 है, द स्ट्रिंग मेथड कंपेयर टू। हाँ, जावा में कंपेयर टू एक मेथड होता है, ठीक है ना। ये क्या करती है, दो हमारे जब हमारे पास स्ट्रिंग क्या करता है, इसका आंसर क्या होगा, द बूलियन वैल्यू नन ऑफ द मेंशन स्ट्रिंग एंड इंट वैल्यू। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हमारे कंपेयर मेथड में पास क्या कहते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, मान लीजिए ए और बी है, ए और बी को कंपेयर किया गया, दोनों को क्या कहते हैं, ये आपस में अगर मैच कर गया, यस हो गया, तो ये हमको जीरो आंसर देगा। अगर मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी से हो गया, इस केस में हमको पॉजिटिव 1 मार्क्स देगा, मतलब मान देगा। अगर ए लेस देन बी हो गया तो इस केस में -1 देगा। ये सब कौन सा वैल्यू है, रिटर्न क्या किया, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न किया ना, इस प्रकार के ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इंटरफेस, ठीक है। अब ये ऑप्शन है इंटरफेस के बारे में, अगर आप लोग जानते होंगे तो आंसर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इंटरफेस ए वॉइड प्रिंट, एक मेथड के पास में सिर्फ वॉइड है, सिर्फ डिक्लेरेशन है ओनली। एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस, हाँ, सिंटैक्स के बारे में जानकारी होगा तो आंसर कर सकते हैं, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली 51 है तो इसका सिंटैक्स कौन है, इंटरफेस ये, यहाँ पे इंटरफेस ये है। इस ऑप्शन ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों होगा नहीं, सिंटैक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ज़्यादा इसमें हम ज़्यादा डिग आउट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए और डी में चूज करना है, ठीक है। देखिए, इस दोनों में क्या अंतर है, ये भी सही है, वॉइड प्रिंट भी सही है, लेकिन उसके अंदर में एक अलग से मेथड, हाँ, एक अलग से स्टेटमेंट बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो आपको जब इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अलग से कोई मेथड की उसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। ये सिंटैक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, अगर सिंटैक्स अगर इंटरफेस का जानते होंगे तो वो बहुत आसानी से आंसर कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं उतना अगर रिसर्च हर चीज़ के बारे में एग्जाम्पल तौर पे बताने लगूँ और एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत टाइम टाइम लग जाएगा और उतना वीडियो आप लोग देखेंगे भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक के बारे में बात कर रहा है, कौन सा गलत है, यानी तीन ऑप्शन इसमें सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होंगे। ओनली वन कॉपी इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट, इट कैन एक्सेस बाय ए क्लास नेम, इट इनिशियलाइज विथ जीरो, इसके बारे में तो सबको जानता है। देयर आर मल्टीपल कॉपीज डेटा इज मेंबर्ड फॉर ईच ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। क्या कहते हैं, इट कैन बी एक्सेस्ड बाई क्लास नेम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। स्टैटिक डेटा मेंबर को हम क्या कहते हैं, इसके एक्सेस किया जा सकता है क्लास नेम्स के ही माध्यम से, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ओनली वन कॉपी शेयर्ड बाय द, हाँ, ऑल ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए
एक ही कॉपी पास किया जाता है। देयर आर मल्टीपल कॉपीज ऑफ द टर्म मेंबर फॉर ईच ऑब्जेक्ट, सही बात है। तो इसका सही सही आंसर क्या होगा? गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये गलत। इस कैन बी एक्सेस बाय क्लास नेम। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर ए में और डी में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दो बार पढ़िएगा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If trap, hold और reset pins are activated simultaneously, processor respond to, किसको respond करेगा? हमारे पास ये क्या कहते हैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से। ट्रैप, होल्ड और तीन प्रकार के इंटरप्ट है, ये तीनों इंटरप्ट ही हैं, ठीक है ना आप, ये तीनों। तो कह रहा है कि जब तीनों इंटरप्ट साइमल्टेनियसली एक्टिवेटेड मोड में जाएंगे तो कौन सा इंटरप्ट को सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी मिलेगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ट्रैप सिग्नल को। ये प्रायोरिटी बेस्ड इंटरप्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तीनों अगर साइमल्टेनियसली एक साथ अगर एक्टिव मोड में जाएंगे, ट्रैप को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। ये इंटरप्ट के बारे में, इंटरप्ट टॉपिक है, उसमें ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सेलेक्ट हाई फ्रॉम ड्यूअल वेयर नल इक्वल टू नल। हाँ, क्या होगा आउटपुट? तो ये कॉमन से क्वेश्चन है कि नल के बारे में अगर आपको पता होगा, नल क्या होता है? नल होता है कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना। हाँ, नल कोई वैल्यू नहीं, अननोन जिसको बोलते हैं, अननोन बोलते हैं नल हमको। आई डोंट नो व्हाट इज अ नल, ठीक है, कुछ नहीं। ब्लैंक, नथिंग, नल को भी नथिंग भी कहते हैं। तो नथिंग को नथिंग से कंपेयर किया जाता है, नथिंग को नथिंग से कंपेयर किया जा रहा है, बताइए मुझे, तो क्या रिजल्ट आएगा? नथिंग, कुछ नहीं। ये खुद डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक इनडिटर्मिनिस्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म नहीं है तो क्या है, डिसीजन नहीं ले पाएगा कंप्यूटर, ठीक है ना। इसके सेंस में नथिंग ही आएगा इसका रिजल्ट। इसका आंसर क्या होगा? नथिंग। क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बात करते हैं। 55, व्हाट इज द व्यू? हाँ, व्यू क्या है? व्यू इज ए वर्चुअल टेबल विच रिजल्ट ऑफ एक्सिक्यूटिंग recompiled query. View is a special stored procedure. A view is a database diagram. None of the option, none of the above. तो सही आंसर होगा एक्चुअली ये होगा। व्यू क्या है हमारा? एक वर्चुअल टेबल होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और वर्चुअल टेबल किसका? जो पहले से प्री एक्सिक्यूटेड प्री कंपाइल्ड क्यूरी, जो भी क्यूरी होता है ना, उसका पहले से जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसका एक रिजल्ट होता है एक तरह से, ठीक है ना। हमारे पास कोई ये, और ये रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन इसका रिजल्ट पे हमारी क्वेरी डिपेंड करता है। तो ये व्यू क्या है? वर्चुअल टेबल कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू रीड ए स्ट्रिंग फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम? हाँ, कह रहा है कि कौन सा इनपुट स्ट्रीम, स्ट्रिंग फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, आपके पास बहुत सारे इनपुट स्ट्रीम है। वो कह रहा है कि लाइन बाय लाइन कौन पढ़ता है इसमें से? इसका सेंस यही हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू रीड ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर, ए बी सी डी, चार कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग होता है। बोल रहा है कि इसको कौन पढ़ता है? तो रीड फंक्शन जो है, रीड फंक्शन ऑप्शन नंबर ए, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता है बारी बारी करके, ठीक है। कलेक्टिवली नहीं पढ़ता है, वो काम करता है रीड लाइन के द्वारा। वो एक लाइन में जितना भी मेरे पास स्ट्रिंग रहते हैं वो सारे को रीड कर लेता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रीड लाइन। रीड क्या करता है? वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर को पढ़ता है बारी बारी करके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉपुलर मल्टीमीडिया ऑथरिंग प्रोग्राम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, हाँ एक्सेप्ट फॉर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं भी डिटेल नहीं जानता हूँ एक्चुअली। हाँ, इसका सही आंसर है आपका, क्या कहते हैं, 57, ऑथर वेयर, ठीक है। आप इस चारों के बारे में आप एक बार देख लेना गूगल करके क्या क्या काम करता है, खुद से देख लेना। मैंने इसके बारे में खुद ज़्यादा नहीं जानता हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे इस्तेमाल किया जाता है उस, कौन किस में इस्तेमाल किया जाता है, दो के बारे में तो मैं भी जानता हूँ। एडोब डायरेक्टर के बारे में सब कुछ जानता है। क्वार्क प्रेस, प्रेसिंग और प्रिंटिंग मीडिया, इसका इस्तेमाल किया जाता है डिजाइन वगैरह करने के लिए। बाकी आप खुद देख लेना एक बार, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 58, इन ए जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मीन्स क्या होता है? टॉगल का मीन्स सबको जानता है कि भाई साहब, चेंज द आउटपुट टू द अपोजिट स्टेट। हाँ, जैसे मान के चलिए, क्या कहते हैं, ये स्टेट एस है, अगर इसको हम टॉगल करेंगे तो एस बार लग जाएगा। हाँ, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट वाली बात है कि जेके फ्लिप का ट्रूथ टेबल सबको याद होना चाहिए। 00 01 10 11। इसका कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको याद होगा आपको। कि वन स्टेट होता है, इसका जीरो होता है, वन होता है, कि वन का टॉगल स्टेट होता है। तो वन वन की अवस्था में आपसे पूछ देगा कि टॉगल की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, टॉगल में जेके का क्या
इनपुट सिग्नल रहता है तो 1 1 रहेगा, वो टॉगल होगा, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप हो, डी फ्लिप फ्लॉप हो, एस आर फ्लिप फ्लॉप हो, हाँ, टी हो, ये सब याद रखेंगे, इसके ट्रूथ टेबल भी याद रखेंगे और इक्वेशन भी याद रखेंगे ना। तो इक्वेशन हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है ना। इक्वेशन जैसे ही पूछ देगा ना तो भारी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही कम स्टूडेंट उसको बना पाएंगे। पर आपको अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सिमिलर टू इंटरफेस इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में इंटरफेस के सिमिलर, इंटरफेस की तरह क्या होता है, ठीक है ना। जो कंसेप्ट इंटरफेस में होता है, क्या कहते हैं, जावा में, तो वही सी प्लस प्लस में एक फीचर देती है, उसका नाम है प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। सी प्लस प्लस में और जावा में बेसिक जिसको अंतर मालूम होगा वो इसको बखूबी जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन यू कट और कॉपी टेक्स्ट, इट इज प्लेस्ड ऑन द, कहाँ पर रहता है जब कभी आप कट करते हैं, कोई कॉपी को पेस्ट करते हैं तो कहाँ रहता है वो, क्लिप बोर्ड पर रहता है। ये आसान सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाइट पॉइंटर कैन पॉइंट टू, व्हाइट पॉइंटर क्या पॉइंट कर सकता है, ऑल ऑफ द बिलो, फ्लोट, डबल, इंटीजर्स। ये व्हाइट पॉइंटर हमको सारे के सारे को पॉइंट कर सकता है, फ्लोट को भी, इंट को भी, डबल को भी, ठीक है। ICMP is primarily used for addressing error and diagnostic function, forwarding none of the mention। तो ये काफ़ी फेमस मैसेजिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ICMP को, ठीक है। ICMP का फुल फॉर्म मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज क्या होगा, ट्री सर्च, बाइनरी सर्च, डायरेक्ट सर्च को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, हैशिंग। हैशिंग में क्या होता है, टाइम ऑफ कंप्लीट कितना होता है, बहुत कम लगता है, ऑर्डर ऑफ 1 लगता है, ठीक है ना। ये इंडेक्सिंग का काम करता है, इंडेक्सिंग कंसेप्ट काम करता है, ठीक है। एक फंक्शन होता है हैश फंक्शन, उसके आधार पर इतना कम समय लगता है, ठीक है। तो हैशिंग में क्या होता है, बहुत कम समय लगता है और डायरेक्ट सर्च करता है, बाइनरी सर्च नहीं लगता है, बाइनरी सर्च नहीं, बाइनरी सर्च लीनियर सर्च ऑर्डर ऑफ एन टाइम ले लेता है ये। बाइनरी सर्च कितना लेता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन ले लेता है। ट्री सर्च, तो ट्री सर्च में कौन सा ट्री सर्च है, ठीक है, वो इस पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, शायद आई थिंक खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि कमांड यूज टू गिव परमिशन ऑफ ऑपरेशन टू अदर्स। कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है किसी दूसरे को परमिशन देने के लिए, परमिशन, अलाउ, रिवोक या ग्रांट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रांट इस्तेमाल किया जाता है कमांड किसी और को परमिशन देने के लिए, ठीक है, ना कि क्वेश्चन इसको देख के आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।